सभी का स्वागत है। न्यूक्लियर पावर की दुनिया में एक शांतिपूर्ण क्रांति हो रही है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स थोरियम की तरफ देख रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिसे कभी नजरअंदाज कर दिया गया था। अब उसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की नई जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डिजाइन ज्यादा सेफ, ज्यादा एफिशिएंट और मेल्टडाउन के रिस्क से लगभग फ्री होने का वादा करते हैं। दुनिया भर में एनर्जी की बढ़ती डिमांड और फॉसिल फ्यूल्स पर सवाल उठने के साथ थोरियम रिएक्टर्स की तरफ ये कोशिश तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हम इन रिएक्टर्स को रोजमर्रा के पावर ग्रिड का हिस्सा बनने से कितने करीब हैं? थोरियम रिएक्टर अपनी प्राइमरी फ्यूल सोर्स के तौर पर थोरियम 232 का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम रिएक्टर्स के उलट, जिनमें एनरिचमेंट की जरूरत होती है, थोरियम नेचुरल तरीके से फर्टाइल होता है। इसका मतलब है कि यह एक न्यूट्रॉन को सोखकर यूरेनियम 233 में बदल सकता है, जो एक फिसाइल मटेरियल है और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को बनाए रख सकता है। यह प्रोसेस थोरियम को पिघले हुए सॉल्ट मिक्सचर में डालकर शुरू होती है, जो फ्यूल कैरियर और कूलेंट दोनों का काम करता है। यह डिजाइन हाई प्रेशर वाले कंटेनमेंट की जरूरत को खत्म करता है, जिससे एक्सप्लोसिव फेलियर का खतरा कम हो जाता है। ज्यादातर मॉडर्न थोरियम डिजाइन्स में रिएक्टर मोल्टन सॉल्ट फ्यूल साइकिल का इस्तेमाल करके चलता है। फ्यूल सॉलिड रॉड्स में नहीं होता है, बल्कि एक गर्म लिक्विड सॉल्ट मिक्सचर में मिलाया जाता है। इससे सिस्टम नॉर्मल प्रेशर पर चल पाता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंच पाता है। रिएक्टर से निकलने वाली गर्मी सीधे एक सेकेंडरी लूप में ट्रांसफर होती है, जिससे बिजली बनाने के लिए टरबाइन या हीट एक्सचेंजर चलाए जा सकते हैं। सॉलिड फ्यूल रॉड्स न होने से ट्रेडिशनल यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स में होने वाली कई स्ट्रक्चरल लेसियां भी दूर हो जाती हैं। सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में से एक है लिक्विड फ्लोराइड थोरियम रिएक्टर। इस सेटअप में थोरियम को लिथियम और बेरिलियम फ्लोराइड सॉल्ट्स के साथ मिक्स किया जाता है और 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म किया जाता है। फिसाइल मटेरियल की एक छोटी स्टार्टर सप्लाई, जो अक्सर यूरेनियम 233 या प्लूटोनियम होता है, से निकलने वाले न्यूट्रॉन रिएक्शन शुरू करते हैं। एक बार जब थोरियम इन न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लेता है और यूरेनियम 233 बन जाता है, तो यह चेन रिएक्शन को इंडिपेंडेंटली बनाए कीपता है। रिएक्टर फिर मिनिमल एक्सटर्नल इनपुट के साथ अकेले थोरियम पर काम करना जारी रख सकता है। तो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर अपने थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज की वजह से अंदर से सेफ होते हैं। अगर रिएक्टर ज्यादा गर्म होने लगता है तो नमक फैलता है, जिससे फिसाइल मटेरियल की डेंसिटी कम हो जाती है और रिएक्शन अपने आप धीमा हो जाता है। यह पैसिव सेफ्टी मैकेनिज्म मुश्किल इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम की जरूरत को खत्म कर देता है। इसके अलावा कई डिजाइनों में कोर के निचले हिस्से में एक फ्रीज प्लग होता है। अगर बिजली चली जाती है या सिस्टम ज्यादा गर्म हो जाता है तो प्लग पिघल जाता है और ईंधन एक पैसिव कूलिंग टैंक में चला जाता है, जिससे रिएक्शन तुरंत रुक जाता है। यूरेनियम रिएक्टरों के उलट थोरियम सिस्टम बहुत कम समय तक चलने वाला न्यूक्लियर कचरा पैदा करते हैं। ज्यादातर बाई प्रोडक्ट्स हजारों ईयरों के बजाय कुछ 100 ईयरों में खत्म हो जाते हैं। कुछ डिजाइन तो रिएक्टर के चलते रहने के दौरान ईंधन की लगातार रिप्रोसेसिंग भी मुमकिन बनाते हैं। इसका मतलब है कि अनचाहे फिशन प्रोडक्ट्स को फिल्टर किया जा सकता है, जबकि काम का मटेरियल लूप में ही रहता है। यह एक क्लीनर और ज्यादा टिकाऊ फ्यूल साइकिल बनाता है, जो लंबे समय तक स्टोरेज की जरूरत को बहुत कम कर देता है। एक और फायदा है कम प्रोलाइफरेशन रिस्क। यूरेनियम 233 को टेक्निकली हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा यूरेनियम 232 से कंटामिनेट होता है। ये आइसोटोप तेज गामा रेडिएशन निकालता है, जिससे उसे हैंडल करना और हथियार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सप्लोसिव्स को भी नुकसान होता है, जिससे ये मिलिट्री इस्तेमाल के लिए अनसूटेबल हो जाता है। ये फीचर थोरियम रिएक्टर्स को उन ग्रुप्स के लिए एक खराब ऑप्शन बनाता है जो न्यूक्लियर मटेरियल को हथियारों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मोल्टन सॉल्ट रिएक्टरों का कॉम्पैक्ट डिजाइन फैक्ट्री में असेंबली की सुविधा देता है और मॉड्यूलर डिप्लॉयमेंट की भी। इन सिस्टम्स को ऑन ऑफ साइट लोकेशंस पर बनाया जा सकता है और इंस्टॉलेशन पॉइंट्स पर भेजा जा सकता है, जिससे कंस्ट्रक्शन टाइम और लागत बहुत कम हो जाती है। हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है या ज्यादा बिजली की नीडों के लिए दूसरों के साथ जोड़ा जा सकता है। लिक्विड फ्यूल की वजह से रखरखाव भी आसान हो जाता है, जिसे कोर को अलग किए बिना
ड्रेन और रिप्रोसेस किया जा सकता है। पावर जनरेट करने के अलावा थोरियम रिएक्टर्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए ज्यादा टेम्परेचर वाली हीट दे सकते हैं। एप्लीकेशंस में हाइड्रोजन प्रोडक्शन, डिसैलिनेशन और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। उनकी स्टेडी और कंट्रोलेबल हीट देने की एबिलिटी उन्हें उन सेक्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाती है जो अभी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करते हैं। इन प्रोसेसेस में इंटीग्रेट होकर थोरियम सिस्टम्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अलावा पूरी इंडस्ट्रीज में एमिशंस कम कर सकते हैं। कई डिजाइन में लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ऑटोनॉमस रेगुलेशन सिस्टम होते हैं। रिएक्टर के अंदर लगे सेंसर रियल टाइम में तापमान, फ्लो रेट और न्यूट्रॉन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। एल्गोरिदम बिना किसी इंसान के दखल के फ्लो वॉल्व्स को एडजस्ट कर सकते हैं या इमरजेंसी कूलिंग शुरू कर सकते हैं। ऑटोमेशन का यह लेवल ऑपरेशनल सेफ्टी को बढ़ाता है और कम लोगों को हर साइट चलाने की सुविधा देता है। रिमोट एक्सेस कैपेसिटियों के साथ एक्सपर्ट्स एक ही जगह से कई रिएक्टरों की निगरानी कर सकते हैं। थोरियम रिएक्टर का डेवलपमेंट कई जरूरी टेक्नोलॉजीज के मैच्योर होने पर डिपेंड करता है। इसमें पिघले हुए नमक वाले एनवायरनमेंट के लिए जंग-रोधी मटेरियल्स, प्रिसिशन फ्यूल प्रोसेसिंग टेक्निक्स और स्केलेबल हिट टू पावर कन्वर्जन सिस्टम्स शामिल हैं। रिसर्च फैसिलिटीज और प्राइवेट लैब्स प्रोटोटाइप्स पर एक्टिवली काम कर रही हैं। अगर ये सिस्टम्स रेगुलेटरी अप्रूवल को पूरा कर पाते हैं और लागत प्रभावी होना दिखा पाते हैं तो अगले दशक में इनका बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट शुरू हो सकता है। जैसे जैसे थोरियम टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इससे ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है। जिन देशों के पास ट्रेडिशनल यूरेनियम रिसोर्सेज नहीं हैं, उन्हें थोरियम ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है क्योंकि यह ज्यादा अवेलेबल है। थोरियम अर्थ की क्रस्ट में यूरेनियम से ज्यादा अबंडेंट है और यह उन कई रीजन्स में पाया जा सकता है जो अभी एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर थोरियम रिएक्टर्स वायबल हो जाते हैं तो यह इंटरनेशनल एनर्जी डिपेंडेंसीज को रीशेप कर सकता है और ज्यादा देशों को एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करने में मदद कर सकता है। लॉन्ग टर्म में थोरियम रिएक्टर्स ऑन ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। उनकी सेफ्टी फीचर्स और कॉम्पैक्ट फॉर्म उन्हें आइसोलेटेड रीजन्स, आइलैंडलेस यूनिटीज और यहां तक कि मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में यूज के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स बनाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स थोरियम पावर स्टेशंस के आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, जिन्हें डिसास्टर जोन्स या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के रिस्पॉन्स में जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है। ये छोटे स्केल के रिएक्टर्स ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर एरियाज में रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेक्युलेटिव डिजाइन्स थोरियम रिएक्टर्स को स्पेस में भी इस्तेमाल करने की कल्पना करते हैं। मून या मार्स पर फ्यूचर मिशंस को एक स्टेबल पावर सोर्स की जरूरत हो सकती है जो बिना रिसप्लाई के ईयरों तक काम कर सके। एक मोल्टन सॉल्ट थोरियम रिएक्टर रिमोट एनवायरनमेंट्स में हैबिटेट्स, लैबोरेटरीज और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के लिए लगातार पावर दे सकता चाहिए। डिजाइन की नेचुरल सेफ्टी इसे लंबे टाइम तक चलने वाले स्पेस एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा सूटेबल बनाती है, जहां मेंटेनेंस और रिपेयर के ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है थोरियम रिएक्टर्स को दूसरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ लेस बाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल, वे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के लिए डायरेक्ट एयर कैप्चर सिस्टम्स के साथ काम कर सकते हैं, जिसमें वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वे सिंथेटिक फ्यूल प्रोडक्शन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्लीन एविएशन फ्यूल या एग्रीकल्चर के लिए अमोनिया बनाने वाले फैसिलिटीज में इलेक्ट्रोलिसिस और केमिकल रिएक्टर्स को पावर देकर ये कॉम्बिनेशंस इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बना सकते हैं जो एक साथ कई ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। आखिर में थोरियम रिएक्टर्स सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड से कहीं ज्यादा हैं। वे न्यूक्लियर सोच के लिए एक नया नजरिया है जो सेफ्टी, एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी पर जोर देता है। वे फ्यूचर के डोमिनेंट पावर सोर्स बनेंगे या एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी बने रहेंगे, ये इकोनॉमिक्स, रेगुलेशन और ट्रस्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर उनका प्रॉमिस सही साबित होता है
तो थोरियम रिएक्टर्स पूरी दुनिया में क्लीन और मजबूत एनर्जी के एक नए दौर की शुरुआत करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अगले दशक की ओर देख रहे हैं, थोरियम रिएक्टर ग्लोबल एनर्जी इनोवेशन के लिए एक सीरियस दावेदार के रूप में सामने आते हैं। वे पुराने न्यूक्लियर सिस्टम से जुड़े कई खतरों और पॉलिटिकल उलझनों के बिना क्लीन, स्टेबल पावर की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर डेवलपमेंट की मौजूदा लहर जारी रहती है, तो हम साल 2035 से पहले बड़े पैमाने पर थोरियम प्लांट्स को ओएन पैरेट होते हुए देख सकते हैं। वे फ्यूचर एनर्जी का आधार बनेंगे या नहीं, यह पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, इकोनॉमिक स्केलिंग और लगातार साइंटिफिक सक्सेस पर डिपेंड करेगा। सीने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, लेसन और सब्सक्राइब करें।